हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो क्लास 12th म्यूजिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है 2025 एग्जाम के लिए। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि म्यूजिक के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं वही प्रश्न है जो ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ था। ये 20 प्रश्न है लघु उत्तरीय जो कि आपके एग्जाम में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको याद रखना है जो मॉडल पेपर में जैसे कि 20 प्रश्न दिया, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी 20 लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से कि चूज करके आपको केवल और केवल 10 ही प्रश्न का उत्तर देना है। और हर एक प्रश्न जो है ये 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 20 नंबर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, चौगुन को परिभाषित करें। सभी को आप लोग जितना भी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है चौगुन को परिभाषित करें। तो संगीत में चौगुन का अर्थ होता है ताल की गति का 4 गुना होना। इसमें मूल लय जो होता है ये 4 गुना तेजी से बजाया जाता है, जिससे ताल अधिक गतिशील और जटिल बन जाता है। इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, बस आपको समझना है कि संगीत में चौगुन का अर्थ क्या होता है। तो संगीत में चौगुन का अर्थ होता है ताल की जो गति होती है ना, इस गति को 4 गुना करना। यानी कि ताल की गति को क्या कर दिया जाता है चौगुन में, तो ताल की गति को 4 गुना कर दिया जाता है, जिससे जो हमारा मूल लय होता है यानी कि जो हमारा मेन लय होता है, ये लय जो है ये 4 गुना तेजी से बजाया जाता है, जिससे ताल जो होता है ये अधिक गतिशील और जटिल यानी कि मुश्किल बन जाती है। तो समझ गए आप लोग कि चौगुन क्या होता है, कि संगीत में चौगुन क्या होता है। तो संगीत में चौगुन का अर्थ होता है कि ताल की गति का 4 गुना होना, जिससे क्या हो जाता है जो हमारा मेन लय होता है, मूल लय होता है, ये 4 गुना तेजी से बजाया जाता है, जिससे ताल जो होता है ये अधिक गतिशील हो जाता है और जटिल यानी कि मुश्किल हो जाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, राग दुर्गा का संक्षिप्त परिचय लिखे। अभी इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से याद कर ही लेना है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा यानी कि लघु उत्तरीय में, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और अगर बाई चांस ये क्वेश्चन अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं भी पूछा जाएगा, फिर भी आपके 2 नंबर पक्के ही होंगे, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे तो वो आपको बताते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि राग दुर्गा का वादी क्या होता है, राग दुर्गा का संवादी क्या होता है, राग दुर्गा किस जाति का राग है, राग दुर्गा में कौन से 5 स्वर लगते हैं, तो या राग दुर्गा किस समय में गाया बजाया जाता है, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इस जो अभी 4-5 बताएं, इसमें से 5 में से 2 तो पूछा ही जाएगा, फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आपसे एग्जाम में ये दोनों टाइप में पूछा जाता है, यानी कि लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 2 नंबर का लघु उत्तरीय में। यानी कि सिर्फ अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर लघु उत्तरीय में नहीं भी पूछा जाता है फिर भी आपके 2 नंबर पक्के हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो समझ लीजिए कि राग दुर्गा जो है ये किस जाति का राग है। तो राग दुर्गा जो है संगीत का औंढव जाति का राग है, जिसमें कि 5 स्वर लगते हैं, सा रे म प ध, इसका उपयोग होता है। और ये कलिकात्मक राग है जो कि शांत भाव को दर्शाता है। राग दुर्गा किस भाव को दर्शाता है, तो याद रखना है आपको, राग दुर्गा शांत भाव को दर्शाता है और ये मध्य रात्रि में गाया बजाया जाता है। और इसका जो वादी स्वर होता है वो ध होता है और संवादी स्वर रे होता है। समझ गए आप लोग कि राग दुर्गा के बारे में आपको जितना भी ये सब है याद रखना है। राग दुर्गा का आपसे पूछ ले जाति, तो औंढव। राग दुर्गा किस प्रकार का राग है, तो शांत भाव को दर्शाता है। और राग दुर्गा किस समय में गाया बजाया जाता है, तो राग दुर्गा जो है ये मध्य रात्रि के समय में गाया बजाया जाता है। इसका वादी स्वर जो है ये ध होता है और संवादी स्वर रे होता है। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरवी में 2 आलाप को लिखे। अब इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, इस सबको अच्छे तरीके से रटना पड़ेगा एक एक करके। जैसे राग भैरवी का जो 2 आलाप है, तो पहला आलाप आपको याद रखना है सा रे ग म प ध नी, और उसके बाद ध म प ग रे सा, ये जो है ये पहला आलाप है। सा रे ग म प ध नी प ग म रे सा, ये जो है राग भैरवी का पहला आलाप है। और दूसरा आलाप आप लोग याद रखिएगा सा रे ग म प रे सा, प म ग म रे नी सा रे ग म प ध नी सा। ये जो है राग भैरवी के इसमें जो कोमल स्वर होते हैं वो होते हैं क्या, तो रे ग ध और नी, ये क्या होते हैं, तो राग भैरवी में कोमल स्वर होते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, राग भैरवी का दोनों आलाप को, पहला आलाप और दूसरा आलाप। अगला प्रश्न है, राग मलकौस में 2 तान लिखे। अब राग मलकौस का 2 तान बताना है। तो पहला तान देख लीजिए, नी स ग म ध म ग सा ग म ध नी सा, ये क्या है, तो राग मलकौस का पहला तान है। और दूसरा तान देख लीजिए, ये है स ग म ग सा ग म ध म ग सा म ध नी स धा
म ग सा, ये जो है दूसरा तान है राग मलकौस का। और राग मलकौस में बात करें तो ग ध और नी का प्रयोग होता है और ये एक शांत गंभीर राग है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि राग मलकौस किस तरह का राग है, तो शांत और गंभीर राग है। और राग मलकौस की ये दो तान है, पहली तान और दूसरी तान, दोनों को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इसका PDF आपको मिल ही जाएगा, बता देंगे आगे वीडियो में कैसे लेना है, तो उस वीडियो पर आपको इसका उत्तर मिल ही जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राग जौनपुरी का आपको आरोह लिखना है, अवरोह लिखना है और पकड़ लिखना है। तीन चीज बताना है हमें, आरोह, अवरोह और पकड़। आरोह, अवरोह और पकड़ अभी आपको बताते हैं। तो राग जौनपुरी में जो आरोह होता है वो होता है सा रे ग म कोमल होता है, म प ध कोमल होता है, निशा। अवरोह होता है सा नी ध कोमल और प म ग कोमल रेसा होता है। पकड़ इसमें होता है नी ध प म ग रे कोमल रेसा। ये जो होता है ये राग जौनपुरी का आरोह, अवरोह और पकड़। इसको भी आपको समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है, आपको अच्छे से इसको याद ही करना पड़ेगा। और ये जो राग जौनपुरी होता है ये राग मध्य रात्रि में गाया जाता है और कोमल ग तथा ध का प्रयोग इसमें विशिष्ट इसको बनाता है। समझ गए? याद रखिएगा, राग जौनपुरी को कब गाया बजाया जाता है, तो मध्य रात्रि के समय में। लेकिन इसमें जो इतना ये सब कुछ देख रहे हैं इसको आपको अच्छे तरीके से याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। और आपको PDF के बारे में ऊपर बताए थे कि जो PDF लेना है, तो बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी म्यूजिक के जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारा का सारे बच्चे इस PDF को ले चुके हैं। और जो भी बच्चे अभी तक इस PDF को नहीं लिए वो लोग भी जरूर इस PDF को ले लीजिएगा। इसमें आपको हर एक चैप्टर का म्यूजिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और PYQ मिल जाएगा। और इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी प्रश्न है उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। और इस PDF का जो प्राइस है वो केवल और केवल 30 रुपये है, यानी कि 30 रुपीज़ है, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। इतना प्राइस कम इसीलिए रखें। 30 रुपये में आपको 3 PDF मिल रहा है। 3 PDF को आप लोग कम मत समझिए। पहला PDF में आपको 400 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा PDF में आप लोगों को 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और तीसरा PDF में आपको 2013 से 24 यानी कि पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आंसर के साथ इसमें देखने को मिल जाएगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आपको पे करना है। ये जो फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी माध्यम से आप पे कर सकते हैं, केवल और केवल 30 रुपये। और पे करके आपको क्या करना है, इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको ये बस मैसेज कर देना है म्यूजिक। और आपको एक और चीज़ बात बता दें कि व्हाट्सएप आप लोग केवल मैसेज नहीं कीजिएगा कि PDF लेना है या मुझे म्यूजिक का PDF चाहिए। यहाँ पर जब बता ही रहे हैं तो फिर आप लोग मैसेज करने लगते हैं या फिर कॉल करने लगते हैं, तो आपको मैसेज या कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट पे कर दीजिएगा इस नंबर पर 30 रुपीज़, केवल और केवल 30 रुपये। और आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद एक बस मैसेज कर देना म्यूजिक, ताकि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का PDF चाहिए। फिर उसके बाद आपको तुरंत जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सब्जेक्ट बताइएगा, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। और इस PDF को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस PDF को ले चुके हैं। जो भी बच्चे म्यूजिक अगर उनका सब्जेक्ट है और ये PDF नहीं लिए तो आप लोग जल्दी से इस PDF को ले लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कीजिए। जितना भी आप लोग गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस सब को अगर नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ आप लोग इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। और सबसे मेन बात, अभी जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है, मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अभी आपको करवा रहे हैं, ये सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को पहले ही गेस्ट पेपर में, हम गेस्ट क्वेश्चन PDF जो है ये PDF इसमें पहले ही आपको दे चुके थे। ये सारा क्वेश्चन पहले से ही था, अभी तो मॉडल पेपर में बाद में आया था। सेम इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा प्रश्न आपको इसी PDF से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो जो भी बच्चे अभी तक इस PDF को नहीं लिए, म्यूजिक के सब्जेक्ट के PDF को, तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 मात्राओं के किसी ताल को ठा, दुगुन और लयकारी में लिखे। अब यहाँ पर पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि 7 मात्राओं का कौन सा ताल है। अब यहाँ पर ये लिख देता कि रूपक ताल, तो थोड़ा और अच्छा होता है कि रूपक ताल का ठा, दुगुन और लयकारी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले आपसे क्वेश्चन एक और पूछ रहा है कि 7 मात्राओं का पहले एक ताल लिखिए। तो ठीक है, 7 मात्राओं का एक ताल रूपक ताल लिख दिए हैं। रूपक ताल जो है ये 7 मात्राओं का होता है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अब रूपक ताल का आपको क्या लिखना है, तो ठा लिखना है, दुगुन लिखना है और लयकारी लिखना है। तो देख लीजिए इसको भी, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 7 मात्राओं का जो ताल है रूपक ताल, इसकी ठा यानी कि एक गति होती है, धा धी नो इस तरह से होता है तीना। इसका द्विगुण गति भी देख सकते हैं। इसका एक सेकंड यहाँ पे था ना, दुगुन जो है ये दुगुन देख सकते हैं।
इसका दुगुन जो होता है धा धी नौ तीन तीना, उसके बाद इस तरह से होता है धा धी ना तीना, इस तरह से। और रूपक ताल जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, 2 2 और 3, इस तरह से 3 भागों में विभाजित होता है रूपक ताल। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना आप लोग देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपको ऊपर जो PDF आता है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसको लेकर के अच्छे से बस आपको याद कर लेना, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ताल एवं 1 ताल की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। पहले तो 3 ताल को आपको बताना है, फिर 1 ताल को बताना है और फिर दोनों की तुलना करके आपको बताना है। यानी कि पहले आपको 3 ताल को बताना है, जबकि ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आना चाहिए था, लेकिन ये प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जा रहा है, फिर भी आप लोग याद रखिए। तो 3 ताल को पहले बताना है, फिर 1 ताल को बताना है क्या होता है, और दोनों की तुलना करके आपको अध्ययन प्रस्तुत करना है, यानी कि दोनों की तुलना आपको बताना है ये कौन में क्या है। तो 3 ताल देख लीजिए। 3 ताल में 16 मात्राएं होती है और 4 भाग होते हैं। ताली होती है पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर और खाली 9 होती है। इसका बोल जो होता है ये इस तरह से होता है धा धी धा ता ती ता, इस तरह से इसका बोल होता है। किसका? तो 3 ताल का। 1 ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 12 मात्रा होती है और 6 भाग होते हैं। और इसको अच्छे से याद रखना, जैसे कि इसको में भी याद रखिएगा। 3 ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो मात्राएं होती है तो 16 भाग 4 होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं पूछा ना, फिर भी अगर आप लोग याद रखेगा तो फिक्स है कि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही। अब 1 ताल में देख ही लिए ताली, उसके बाद इसका बोल भी ये होता है धी धी ध ग तिरकिट, इस तरह से इसका बोल होता है। और तुलना की बात करें तो तुलना जो है कि 3 ताल सरल और व्यापक होता है। 3 ताल क्या होता है? तो सरल होता है और व्यापक होता है, जबकि 1 ताल क्या है? जटिल होता है और यानी कि मुश्किल होता है और लयकारी में विविधता पूर्वक होते हैं। यहाँ पर लयकारी इसका देख सकते हैं किस तरह से इसका विविधता पूर्वक लयकारी है, लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बिल्कुल सरल लयकारी था। उसके बाद क्या था? जो 1 ताल किस तरह से जटिल है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या है? 1 ताल जो है उतना जटिल नहीं है इसके मुकाबले में, यानी कि इस दोनों का तुलना करना था। तो सिंपल सा था, 3 ताल और 1 ताल को बताना है, फिर उस दोनों का तुलना करना है। तो इस तरह से आपको 3 ताल को याद रखना है, फिर 1 ताल को याद रखना है, और दोनों की तुलना की बात करें तो 3 ताल जो है ये सरल और व्यापक है, और जबकि 1 ताल जो है जटिल यानी कि मुश्किल और लयकारी में इसका विविधता पूर्वक है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राग विभाग में एक छोटा ख्याल लिखें। तो राग विभाग का जो छोटा ख्याल क्या है? तो बंदिश इसका होता है बनमा आली पिया बिन मोर जियो तरसे। इसका इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका क्या छोटा ख्याल बताना है, तो बंदिश पहले लिख देते हैं। उसके बाद इसका स्वर जो होता है इसमें क्या होता है? तो सा ग म प नि सा, सा रे ग म प ग रे सा। और इसका जो ताल होता है वो 3 ताल होता है, और यह जो है यह राग श्रृंगार रस प्रधान होता है और रात के समय में गाया बजाया जाता है। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि राग विभाग जो होता है ये रात के समय में गाया बजाया जाता है। और इसका छोटा ख्याल जो है इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। समझ गए? राग विभाग का एक छोटा सा ख्याल लिखना था, तो याद रखिएगा राग विभाग का छोटा सा ख्याल, जिसमें पहले बंदिश आपको लिख देना, फिर उसका स्वर बताना है और याद रखना है इसका जो ताल होता है वो 3 ताल होता है। और ये एक राग जो होता है श्रृंगार रस प्रधान राग होता है राग विभाग, और ये रात के समय में गाया बजाया जाता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद ए बड़ा ख्याल में अंतर बताना है। तो ध्रुपद जो है ये क्या है? तो प्राचीन शैली का शैली और गंभीर स्थिर है। बोल जो है इसका अधिक स्पष्ट होता है और ताल इसका कठोर होता है। ध्रुपद का ये 4 भाग होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संचार और आभोग। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ध्रुपद में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं, या पूछ ले कि ध्रुपद में 4 कौन कौन से भाग होते हैं? तो चारों को याद रखिएगा। समझ गए? और ख्याल की बात करें तो ख्याल में आपको याद रखना है कि ख्याल जो होता है विकसित शैली इसमें होता है, और लय और अलंकरण विविध होता है। इसमें ताल लचीला होता है और भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रमुख होता है। इसके 2 भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, ध्रुपद में और ख्याल में अंतर बताना है। समझ गए ना? ख्याल में नहीं, बड़ा ख्याल में आपको अंतर बताना है, यानी कि ध्रुपद और बड़ा ख्याल में। तो ध्रुपद में आपको याद रखना है कि ये प्राचीन शैली और का होता है और गंभीर और स्थिर होता है। ध्रुपद किस तरह का होता है? तो ध्रुपद जो होता है प्राचीन शैली का और गंभीर स्थिर होता है। इसके जो बोल होते हैं अधिक स्पष्ट होते हैं और इसका ताल कठोर होता है। इसमें 4 भाग होते हैं, अस्थाई, अंतरा, संचार और आभोग। और इसका जो बड़ा ख्याल है इसमें भी आपको याद रखना है, इसकी जो विकसित है वो शैली, इसकी शैली है वो विकसित होती है, और लय और अलंकरण जो है इसका विविध होता है, यानी कि विविधता पूर्वक होता है। इसका ताल जो होता है वो लचीला होता है, और भावनात्मक अभिव्यक्ति जो होती है वो प्रमुख होती है। इसके जैसे 4 ध्रुपद के 4 भाग थे, वैसे इसके 2 भाग है, अस्थाई और अंतरा, और ध्रुपद के 4 भाग है, अस्थाई, अंतरा, संचार और आभोग। तो समझ गए आप लोग इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक और चीज़ याद रखना है कि ध्रुपद जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, और ख्याल जो होता है रचनात्मक होता है। तुलना करके आपको अगर बताना पड़ जाए, वैसे तो उसमें नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, लेकिन इसलिए ये नीचे में लिखती हैं, इसको याद रखेगा। अगर आपसे एग्जाम में तुलना दोनों को करने को बोल दे तो इस तरह से पहले आपको ऊपर में लिख देना, जैसे ये ऊपर में था ना
कि ध्रुपद क्या होता है, ख्याल क्या होता है। फिर आपको अगर इसके आगे जैसे यहाँ पर था ना तुलना, एक क्वेश्चन में भी देखे थे कि इसमें बोला था, हाँ ये है ना, जिसमें इसको आपको 3 ताल और 1 ताल और दोनों को तुलना करना था। वैसे ही अगर आपसे पूछ ले कि राग बिहाग बताना, छोटा ख्याल बताना और दोनों को तुलना करना है, तो तुलना इस तरह से कीजिएगा कि ये ध्रुपद जो है गंभीर होता है और ख्याल जो होता है ये बड़ा रचनात्मक होता है, बड़ा ख्याल जो होता है रचनात्मक होता है। अगला प्रश्न है श्रुति क्या और इसकी संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा जाएगा कि श्रुति कितनी होती है। तो भारतीय संगीत में आपको याद रखना है 22 श्रुतियां होती है। और श्रुति आखिर होता क्या है, तो पहले तो संख्या समझ ले कि ठीक है भाई श्रुति 22 हो गई, लेकिन ये श्रुति होती क्या है। तो श्रुति संगीत में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम सुन सकते हैं। श्रुति जो होता है उस संगीत में जो ध्वनि होता है, आवाज़ होता है, बोली होता है, उसका सबसे छोटी इकाई होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, तो सुन सकते हैं। और भारतीय संगीत में 22 श्रुतियाँ होती हैं जो कि स्वर के सूक्ष्म भेद को व्यक्त करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल वे में आपको याद रखना है, इसमें याद करने जैसा है ही नहीं कुछ। याद रखना है सिर्फ इतना कि श्रुति कितनी होती है, तो 22 होती है। और श्रुति होती क्या है, तो श्रुति संगीत में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम सुन सकते हैं। समझ गए। तो आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कितना करवाएं, तो 10 प्रश्न करवाएं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कितने, तो 20 आएंगे, जिसमें से कि आपको बनाना केवल 10 ही। बच गया आपका मॉडल पेपर का 10 और प्रश्न। यहाँ तक आपको करवा दिए। अगला प्रश्न जो है ताल, रूपक, ठा और यहाँ से अगला क्वेश्चन से करेंगे। 11 से लेकर के 20 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आज ही करवा देते, ऐसा करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज ही आपको करवा देते, लेकिन ये जो 10 प्रश्न आपको आज इसलिए करवाने कि आप लोग क्या कीजिएगा, 10 प्रश्न यहाँ पर देख लिए, समझ लिए। अभी जो आपको पीडीएफ ये बताएं, ये जो पीडीएफ अभी आपको बताए हैं, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ को जो भी बच्चे जिनका भी सब्जेक्ट अगर म्यूजिक है ना, तो विशेष रूप से म्यूजिक वालों के लिए बोले कि जिनका भी सब्जेक्ट म्यूजिक है वो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। और इस पीडीएफ में इस सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। वैसे तो ऐसा भी करते कि एक अलग सा पीडीएफ दे देते जिसमें आपको ये सारा आंसर मिलता है, लेकिन इस पीडीएफ में जो आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिल रहा है, इसमें ये सारा प्रश्न उत्तर आपको मिल ही जाएगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग, ये जितना भी प्रश्न बताएं सभी प्रश्न को इसमें खोज लीजिएगा। केवल 100 ही प्रश्न, इसमें 100 प्रश्न को कर लीजिए। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय छूटने वाला ही नहीं है। इसमें आपको मिल जाएगा ये सारा प्रश्न। इसका उत्तर आप लोगों को बार बार याद कर लेना, यानी कि समझ, यहाँ पर समझ लिए और बार बार आपको देखते रहना, यानी कि याद करते रहना, जिससे आप लोग भूल नहीं पाए। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह के प्रश्न की बात करें, इसका आरोह बताना है, अवरोह बताना है, पकड़ बताना है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अगर बार बार नहीं समझिएगा, बार बार याद नहीं कीजिएगा, तो आप लोग कितना भी इसको पढ़ लीजिए आप भूल ही जाएगा। और एग्जाम में अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 दे देगा, बस 1 पॉइंट मिस और आपका 1 नंबर कट गया। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। लेकिन इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न बताए थे, इस तरह के प्रश्न को सिर्फ आपको समझना है, समझ के रखना है और एग्जाम में जाकर के लिख देना है। इसको ज़्यादा रिवीजन नहीं भी करते हैं ना तो फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन म्यूजिक में आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के प्रश्नों को बार बार रिवीजन करने की जरूरत होती है। इसीलिए आपको ये पीडीएफ दे रहे हैं। इस पीडीएफ में सारा प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब इसमें मिल जाएगा। 100 से भी ज़्यादा प्रश्न है, इस सबको अच्छे से याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, तो आपसे म्यूजिक में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि क्या करेंगे, जो म्यूजिक के आगे के प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक उसको करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो म्यूजिक के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो सब करेंगे। फिर इस तरह से एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया उस सबको भी करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।